नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज का आज ये 11वां लेक्चर है, जिसमें हम यहाँ पे नैनीताल जनपद के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी जो दोस्तों ये जिला सीरीज चल रही थी, इसमें बीच में कुछ वीडियो किसी कारणवश नहीं आ पाई थी, क्योंकि मैं कहीं बाहर गया था। तो यहाँ पे मैं आपको 10 जनपद कंप्लीट करा चुका था। अब मात्र यहाँ पे 3 जनपद बचे हुए हैं। एक तो यहाँ पे नैनीताल, उसके बाद चंपावत और उधम सिंह नगर। तो बहुत जल्दी अगले 3 दिनों में आपको ये तीनों जनपद कंप्लीट कराए जाएंगे और कंप्लीट आपके 13 जनपद हो जाएंगे। इसका डिटेल्स नोट्स दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहां से आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं और वहां से कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट सीरीज की ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक जनपद के उसमें मैप भी दिए गए हैं और MCQ भी दिए गए हैं। नैनीताल जनपद के बारे में हम आज यहाँ पे टॉपिक आप दे सकते हैं। नैनीताल जनपद का इतिहास, भौगोलिक स्थिति, प्रमुख स्थल, प्रमुख मंदिर, प्रसिद्ध मेले और नैनीताल जनपद का रिवर सिस्टम, झील, ताल, जलप्रपात जितने भी है नैनीताल में, वो हम चर्चा करेंगे। नैनीताल जनपद में प्रमुख संस्थानों के बारे में जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण नैनीताल जनपद से संबंधित पिछले 2-3 वर्षों की समसामयिक घटनाएं, और अंत में बात करेंगे नैनीताल जनपद के प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो कंप्लीट आपका नैनीताल जनपद हम आज करने वाले हैं और इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं नैनीताल जनपद के इतिहास से। अगर हम इतिहास में देखें तो स्कंद पुराण में सर्वप्रथम नैनीताल का उल्लेख मिलता है और स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल को कहा गया है त्रिऋषि सरोवर। नैनीताल की खोज किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो पी बैरन द्वारा 1841 में नैनीताल की खोज की गई थी। पी बैरन एक ब्रिटिश व्यापारी था और ये जब यहाँ पर आया था तो उस समय यहाँ का थोकदार हुआ करता था नूर सिंह। इस समय यहाँ का थोकदार कौन था? नूर सिंह नामक व्यक्ति था जब यहाँ पर पी बैरन आया था। और पी बैरन ने 1841 में नैनीताल की खोज की थी। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नैनीताल की खोज किस व्यक्ति द्वारा और कब की गई? तो पी बैरन द्वारा 1841 में। प्रारंभ में इस क्षेत्र का नाम था खड़देश, यानी नैनीताल को खड़देश के नाम से भी जाना जाता था। नैनीताल को दोस्तों झीलों की नगरी या सरोवर नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नैनीताल में बहुत सारे ताल या झील हैं, तो इसलिए नैनीताल को झीलों की नगरी या सरोवर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नैनीताल में एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है टिफिन टॉप। तो टिफिन टॉप कौन से जनपद में है, कौन से स्थान पर है? तो यह है नैनीताल का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। और प्रारंभ में नैनीताल को छकाता भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपका छकाता परगने में स्थित है। जो नैनीताल का क्षेत्र है इसको छकाता परगना कहा जाता था। तो प्राचीन में नैनीताल को छकाता के नाम से भी जाना जाता था, छकाता परगना। 1854 में नैनीताल को दोस्तों कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय भी बनाया गया। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि मैंने आपको ब्रिटिश शासन पढ़ा रखा है और वहां पर मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश जब कुमाऊं पर अधिकार करते हैं तो वो कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाते हैं अल्मोड़ा को। लेकिन 1854 में उन्होंने कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया नैनीताल। अब यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जब 1854 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया तो इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? कुमाऊं कमिश्नर, तो इस समय जो कुमाऊं कमिश्नर था दोस्तों वो था जॉन हेलिन बेटन। जॉन हेलिन बेटन ये इस समय कुमाऊं कमिश्नर था। तो जॉन हेलिन बेटन के समय 1854 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया। उसके बाद 1891 में नैनीताल जिले का गठन किया गया और 1891 में 2 जनपद, एक तो नैनीताल हो गया क्योंकि कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय था नैनीताल, इसको एक अलग जिले के रूप में गठित किया गया। और कुमाऊं कमिश्नरी का जो इससे पहले मुख्यालय था अल्मोड़ा। तो इन दोनों जनपदों का गठन कब किया गया? 1891 में। तो ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल को कब बनाया गया? 1854 में। और नैनीताल जिले का गठन कब किया गया? तो 1891 में। जब यहाँ पे नैनीताल और अल्मोड़ा जनपद का गठन किया जाता है 1891 में, तो इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? इस प्रकार के कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो इस समय कुमाऊं कमिश्नर था J.E. आर्स्किन। जब नैनीताल और अल्मोड़ा जनपद का गठन किया जाता है। तो ये दोनों कुमाऊं कमिश्नर आपको नोट करने हैं। जॉन हेलिन बेटन के समय कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल बनाया गया और J.E. आर्स्किन के समय नैनीताल और अल्मोड़ा को जिले के रूप में गठित किया गया। तो ये इस प्रकार से दोस्तों नैनीताल जनपद का इतिहास रहा है। उम्मीद करते हैं कि इतिहास आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नैनीताल जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में। ये यहाँ पे नैनीताल जनपद का मैप है और अभी मैं इसको आपको बड़े मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो नैनीताल के पूर्व में कौन सा जनपद है चंपावत है। चंपावत कहां पर है? तो ये है यहाँ पे चंपावत। ये इस प्रकार से पूर्व में चंपावत है और पश्चिम में यहाँ पे याद दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये पश्चिम में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये इस प्रकार से उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे ये यूपी है और यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल भी है। ठीक है, ये है पौड़ी गढ़वाल, यानी पौड़ी गढ़वाल। और यहाँ पे दक्षिण में अगर आप देखोगे तो दक्षिण में उधम सिंह नगर, USN यानी उधम सिंह नगर। और उत्तर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों अल्मोड़ा। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जो भौगोलिक स्थिति है नैनीताल जनपद की वो किस प्रकार की है। तो यहाँ पर नैनीताल जनपद उत्तराखंड के 4 जनपदों से सीमा बना रहा है। पूर्व में हो गया चंपावत, पश्चिम में हो गए पौड़ी गढ़वाल, उत्तर में अल्मोड़ा और दक्षिण में उधम सिंह नगर। जबकि एक राज्य से भी ये सीमा बनाता है और वो राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश, जो कि नैनीताल से पश्चिमी सीमा साझा करता है। तो उत्तराखंड के 4 जनपदों से और एक राज्य से नैनीताल जनपद यहाँ पे सीमा बना रहा है। ये मैंने आपको मैप के माध्यम से समझा दिया है। क्षेत्रफल की बात करें तो 4251 वर्ग किलोमीटर ये नैनीताल जनपद का क्षेत्रफल है। अब राष्ट्रीय राजमार्ग अगर हम देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रमुख रूप से यहाँ से गुजरते हैं, NH 109 और NH 309। NH 109 जो कि रुद्रपुर यानी उधम सिंह नगर से होते हुए और ये पहुंचता है आपका हल्द्वानी, नैनीताल, रानीखेत और गैरसैंण। तो हल्द्वानी और नैनीताल से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है या हल्द्वानी और नैनीताल किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो वो है NH 109 पर। जबकि जो NH 309 है वो है रुद्रपुर, काशीपुर, रामनगर और थलीसैंण। अभी मैं आपको इसको बड़े मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। यह है दोस्तों नैनीताल जनपद का कंप्लीट मैप। ठीक है, इसका अगर आपको ये मैप चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जो डिटेल्स नोट्स हैं उसके साथ यहाँ पर ये मैप भी दिया गया है। लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना है और वहां से उस ई बुक को डाउनलोड करना है। कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट नोट्स विद MCQ और प्रत्येक जनपद के मैप आपको उसी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये है इस प्रकार से। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो सबसे पहले NH 109, ये है NH 109 ये वाला। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। तो ये आ रहा है उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से। रुद्रपुर में यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये उधम सिंह नगर है और यहाँ से जा रहा है लाल कुआं होते हुए। लाल कुआं कहाँ है? तो नैनीताल में है। लाल कुआं से हल्द्वानी, काठगोदाम भी NH 109 पर है और उसके बाद रानीबाग और यहाँ से नैनीताल। तो देखो नैनीताल और हल्द्वानी ये दोनों किस पर है? तो ये है NH 109 पर। फिर भुवाली होते हुए और यहाँ से ये प्रवेश करता है अल्मोड़ा में। तो रुद्रपुर, नैनीताल और अल्मोड़ा में। तो नैनीताल से कौन कौन से स्थान से गुजर रहा है? NH 109, लाल कुआं, हल्द्वानी, काठगोदाम, उसके बाद नैनीताल और भुवाली, इन क्षेत्रों से NH 109 गुजर रहा है। NH अगर दूसरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH 309। तो जो NH 309 है ये भी आपका उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से इधर से इस प्रकार से जाएगा ये, क्योंकि ये मैं आपको उधम सिंह नगर के मैप में बताऊंगा। तो रुद्रपुर से होते हुए उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से होते हुए काशीपुर, यहाँ पे काशीपुर आपको देखने को मिलेगा जब मैं आपको उधम सिंह नगर का मैप बताऊंगा। फिर यहाँ से देखो ये रामनगर होते हुए और फिर ये जाता आपका थलीसैंण, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो इस प्रकार ये कंप्लीट मैप दोस्तों मैंने आपको बता दिया है और कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजर रहे हैं। रामनगर से होते हुए और पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण तक ये पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे एक बार प्रमुख स्थान देख लेते हैं और उसके बाद PDF के माध्यम से
प्रमुख स्थान है, जो नैनीताल जनपद के प्रमुख स्थल हैं, उनके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ये मैप यहाँ पे जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो कुछ प्रमुख स्थानों की अगर बात करें तो देखो हल्द्वानी कहाँ पर है, तो ये आपका यहाँ पे हल्द्वानी है, नैनीताल का सबसे प्रमुख स्थल। और उसके बाद काठगोदाम की बात करें तो काठगोदाम कहाँ पर है, ये है यहाँ पे काठगोदाम हल्द्वानी के कुछ ही ऊपर, ठीक है। काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जिस प्रकार से गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोट द्वार है दोस्तों, तो उसी प्रकार से कुमाऊं का जो प्रवेश द्वार है वो काठगोदाम को कहा जाता है। काठगोदाम तक रेलवे स्टेशन भी है काठगोदाम में। उसके बाद यहाँ पे नैनीताल है, ये कैंचीधाम हो गया, यहाँ पे भुवाली क्षेत्र है, भुवाली भी प्रमुख स्थल है नैनीताल का। भुवाली जो कि जिसे पर्वतीय फल बाजार के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना भी की गई थी 1912 में। तो पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है नैनीताल का भुवाली, जो कि यहाँ पर स्थित है। उसके बाद ये रामगढ़ है, रामगढ़ कहाँ है, तो ये भी नैनीताल में है, और इसको कुमाऊं का फलों का कटोरा कहा जाता है। कुमाऊं का फलों का कटोरा किसे कहा जाता है, तो रामगढ़ को कहा जाता है। और यहाँ पे एक टैगोर टॉप नामक पर्यटक स्थल भी है। उसके बाद रामनगर, तो रामनगर ये है, यहाँ पे ये रामगढ़ है और ये है रामनगर, दोनों अलग अलग है। यहाँ पे रामनगर को किसने बसाया था, तो कमिश्नर रेंजे द्वारा इसे बसाया गया था। उसके बाद कुछ अन्य देखो मंदिरों की अगर बात करें तो यहाँ पे ये मेथोडिस्ट चर्च है, ये नैनीताल में है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, भालूगढ़ जलप्रपात, तो ये भी आपका नैनीताल में है। नौकुचिया ताल नैनीताल में है। गोलू देवता मंदिर नैनीताल का प्रसिद्ध मंदिर है। ये भीमताल है यहाँ पे, ये कालीचौड़ मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे ये लाल कुआं क्षेत्र है। और यहाँ पे नदियां भी स्पष्ट रूप से दोस्तों आपको मैप के माध्यम से दिखाई गई है। ये बाकरा नदी है, ये बौर नदी है, ये तो खैर अभी हम रिवर सिस्टम में चर्चा करेंगे। और ये कार्बेट नेशनल पार्क है यहाँ पे, ये पौड़ी और नैनीताल दोनों जनपदों में स्थित है, लेकिन इसका जो मुख्य द्वार है वो नैनीताल के ढिकाला में है। तो ये मैंने जो प्रमुख स्थल थे नैनीताल के वो मैंने आपको मैप के माध्यम से भी बता दिए हैं। ये बेताल घाट है यहाँ पे। अब हम आपको यहाँ पे पीडीएफ में लेके चलते हैं और पीडीएफ में चर्चा करते हैं इन प्रमुख स्थल और प्रमुख मंदिरों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। बात करते हैं दोस्तों नैनीताल जनपद के प्रमुख स्थलों के बारे में। सबसे प्रसिद्ध स्थल है जो नैनीताल का वो है हल्द्वानी। हल्द्वानी का प्राचीन नाम था बमोरी। हल्द्वानी का प्राचीन नाम क्या था, बमोरी था। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे हल्दू नामक पेड़ की अधिकता होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, हल्द्वानी पड़ा। लेकिन इसका प्राचीन नाम क्या था, बमोरी था। हल्द्वानी कौन सी नदी के तट पर है, तो गोला नदी के तट पर स्थित है हल्द्वानी। और हल्द्वानी जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर है। कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर कौन है, हल्द्वानी। लेकिन अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा नगर है देहरादून, उसके बाद हरिद्वार है और उसके बाद है हल्द्वानी। यानी राज्य पर ये सबसे बड़े नगरों में तीसरे नंबर पर स्थान है हल्द्वानी का। लेकिन कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर है हल्द्वानी। हल्द्वानी को किसके द्वारा बसाया गया था, तो 1834 में विलियम ट्रेल द्वारा हल्द्वानी को बसाया गया था। और हल्द्वानी जो कि इसे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर भी कहा जाता है, राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर। उसके बाद हल्द्वानी में रेलगाड़ी कब पहुंची थी, तो 24 अप्रैल 1884 को लखनऊ से हल्द्वानी पहली रेलगाड़ी पहुंची थी। और 1966 में हल्द्वानी को नगर पालिका बनाया गया, जबकि वर्ष 2011 में इसे नगर निगम बनाया गया। कुल नगर निगम कितने हैं उत्तराखंड में, 9 नगर निगम हैं। उनमें से जो हल्द्वानी नगर निगम है, इसे नगर निगम कब बनाया गया था, तो वर्ष 2011 में। तो ये हल्द्वानी के बारे में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हल्द्वानी से अगर प्रश्न बनेंगे तो इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। दूसरे स्थल की अगर बात करें तो दूसरा स्थल यहाँ पे काठगोदाम। काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है कोट द्वार को, जो कि पौड़ी में स्थित है। जबकि कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, काठगोदाम को कहा जाता है, जो कि नैनीताल में स्थित है। काठगोदाम का अर्थ क्या है, तो काठ का मतलब होता है लकड़ी, और गोदाम आप समझते हैं तो लकड़ी का गोदाम था यहाँ पे, तो इसलिए इसको काठगोदाम भी
कहा गया, ऐसा माना जाता है। काठगोदाम में रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो 1884 में यहाँ पे रेलवे स्टेशन बना था और 1894 में काठगोदाम में रेलवे की बड़ी लाइन भी बनाई गई थी। तो काठगोदाम जो रेलवे स्टेशन है ये कब से शुरू हुआ? 1884 से। काठगोदाम को पहले किस नाम से जाना जाता था? महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। चौहान पाटा के नाम से जाना जाता था काठगोदाम को। और चंद शासन काल में काठगोदाम को बाड़ा खोड़ी या बाड़ा खेड़ी नाम से भी जाना जाता था। बाड़ा खेड़ी भी इसे कहा जाता था चंद शासन काल में, या बाड़ा खोड़ी के नाम से भी। और चौहान पाटा या बाड़ा खोड़ी या बाड़ा खेड़ी किसका प्राचीन नाम है? तो वो है काठगोदाम का। तीसरा स्थल है यहाँ पे भुवाली, जिसे भवाली भी कहा जाता है। भवाली जो कि पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है। पर्वतीय फल बाजार किसे कहा जाता है? तो भवाली को कहा जाता है। और भुवाली में 1912 में टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना भी की गई थी। और उत्तराखंड न्यायिक और विधिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका भवाली में स्थित है। पर्वतीय फल बाजार, टीबी सैनिटोरियम अस्पताल 1912 में स्थापित भवाली में, और उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी ये भी भवाली में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे रामगढ़। रामगढ़ नैनीताल का प्रमुख स्थल है, जिसे कुमाऊं का फलों का कटोरा कहा जाता है। फ्रूट बॉल ऑफ कुमाऊं। फ्रूट बॉल ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है? यानी कुमाऊं का फलों का कटोरा किसे कहा जाता है? रामगढ़ को कहा जाता है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध स्थल है टैगोर टॉप। टैगोर टॉप नामक प्रमुख स्थल है रामगढ़ में। और यहाँ पे एक अन्य स्थल भी है गागर नामक पर्यटक स्थल, ये भी रामगढ़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे संग्रहालय दोस्तों, महादेवी वर्मा संग्रहालय। महादेवी वर्मा संग्रहालय ये भी कहाँ है? रामगढ़ में स्थित है, नैनीताल के रामगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पांचवा प्रमुख स्थल है वो है रामनगर। रामनगर ये भी नैनीताल का प्रसिद्ध स्थल है और ये कोसी नदी के तट पर बसा हुआ है। रामनगर को किसने बसाया था? कमिश्नर रैमजे द्वारा, कुमाऊं कमिश्नर रैमजे द्वारा रामनगर को बसाया गया था। और महाभारत काल में रामनगर का वर्णन मिलता है और रामनगर को महाभारत काल में कहा जाता था अहचतु। ये रामनगर का प्राचीन नाम है। महाभारत काल में रामनगर को अहचतु नाम से जाना जाता था। रामनगर में एक प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर। ये कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के रामनगर में। और कार्बेट नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार है वो भी रामनगर के ढिकाला में स्थित है। जो कार्बेट नेशनल पार्क है ये पौड़ी और नैनीताल दोनों जनपदों में स्थित है, लेकिन इसका जो मुख्य द्वार है या प्रवेश द्वार है वो नैनीताल के रामनगर के ढिकाला में स्थित है। तो ये थे रामनगर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे ज्योलिकोट हिल स्टेशन। ज्योलिकोट हिल स्टेशन ये कहाँ है? तो ये नैनीताल में है, जिसे नैनी झील का गेटवे भी कहा जाता है। नैनी झील का गेटवे किसे कहा जाता है? तो ज्योलिकोट हिल स्टेशन को कहा जाता है, जो कि नैनीताल में स्थित है। तो ये प्रमुख स्थल थे नैनीताल जनपद के। डिटेल्स में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और अगर नैनीताल के प्रमुख स्थलों से प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं तो इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं नैनीताल के प्रमुख मंदिरों के बारे में। कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं नैनीताल में? पहला यहाँ पे शीतला माता मंदिर। शीतला माता मंदिर नैनीताल में स्थित है और स्कंद पुराण में माता शीतला को वाहन गर्दभ कहा गया है, स्कंद पुराण में। तो ये शीतला माता मंदिर कहाँ है? तो ये आपका नैनीताल में है। दूसरा है कैंची धाम मंदिर। प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, ये नैनीताल के भवाली में स्थित है, कैंची धाम मंदिर। और जो ये कैंची धाम मंदिर है ये बाबा नीम करोली महाराज का मंदिर है। कैंची धाम मंदिर, बाबा नीम करोली ने इस मंदिर की स्थापना कब की थी? तो 1962 में यहाँ पे बाबा नीम करोली आए थे इस क्षेत्र में, और 15 जून 1964 को इस मंदिर की स्थापना इन्होंने भवाली में की थी। तो इसको बाबा नीम करोली महाराज मंदिर भी कहा जाता है और कैंची धाम के नाम से इसको जाना जाता है। तो कैंची धाम कहाँ है? नैनीताल के भवाली में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर
ये मंदिर जो कि नैनीताल में नैनी झील के किनारे स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1842 में। नैनीताल में नैनी झील के किनारे है मल्ली ताल के पास नैना देवी मंदिर। उसके बाद है जो ये नैना देवी मंदिर है, यहाँ पे माता सती के नयन यानी आंख गिरे थे, इसलिए माता सती के शक्ति पीठों में से एक है नैना देवी मंदिर। ये आपको नोट करना होगा। कालीचोड़ मंदिर है नेक्स्ट। ये मंदिर काठगोदाम से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित है, माता काली को समर्पित। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थित है। गांधी मंदिर, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि गांधी मंदिर नैनीताल के कौन से गांव में स्थित है? तो नैनीताल के ताकुला गांव में स्थित है गांधी मंदिर। पाषाण देवी मंदिर और नैनीताल का मेथोडिस्ट चर्च, ये महत्वपूर्ण है। नैनीताल का जो मेथोडिस्ट चर्च है दोस्तों कि ये भारत और एशिया का पहला, भारत व एशिया का पहला मेथोडिस्ट चर्च है जो कि नैनीताल में स्थापित किया गया था। और किसके द्वारा ये स्थापित किया गया था? तो ये 1858 में विलियम बटलर नामक पादरी थे। विलियम बटलर नामक पादरी ने कमिश्नर हेनरी रैमजे की मदद से इस मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की थी। तो भारत और एशिया का पहला मेथोडिस्ट चर्च कहाँ स्थापित हुआ था? नैनीताल में 1858 में विलियम बटलर नामक पादरी द्वारा। और इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो वो था हेनरी रैमजे। तो ये कुछ प्रमुख मंदिर मैंने आपको बता दिए हैं और एक गोलू देवता मंदिर भी है घोड़ाखाल में नैनीताल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण मंदिर थे दोस्तों नैनीताल के, वो मैंने यहाँ पे डिटेल्स में आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं नैनीताल के प्रमुख मेलों के बारे में। तो कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं नैनीताल में? वैसे नैनीताल में ज्यादा मेले लगते नहीं है, फिर भी जो प्रमुख मेले हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हरियाली मेला, ये नैनीताल जनपद के भीमताल में लगता है श्रावण संक्रांति के दिन। देखो सावन यानी श्रावण संक्रांति जब शुरू होती है तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है, ये आप सभी जानते हैं। तो इसलिए श्रावण संक्रांति में नैनीताल में कौन सा मेला लगता है? तो हरियाली मेला। दूसरा है सीतावनी मेला, ये नैनीताल जनपद के रामनगर से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर है सीतावनी मंदिर, वहां पर ये सीतावनी मेला आयोजित किया जाता है। सीतावनी मंदिर कहाँ है? तो नैनीताल में, और यहीं पे ये सीतावनी मेला आयोजित किया जाता है। जिया रानी का मेला, तो नैनीताल का जो रानी बाग है, रानी बाग कहाँ है? नैनीताल में है रानी बाग, जिया रानी। ठीक है, तो जिया रानी का मेला कहाँ लगता है? तो ये रानी बाग में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण मेले नैनीताल में आयोजित किए जाते हैं। हरियाली मेला श्रावण संक्रांति को, सीतावनी मेला सीतावनी मंदिर में आयोजित किया जाता है, और जिया रानी का मेला ये नैनीताल के रानी बाग में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे ये मैप मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे नैनीताल जनपद के रिवर सिस्टम यानी नदी तंत्र के बारे में। तो नदी तंत्र हमेशा की भांति पहले मैं आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा कि कहाँ से कौन सी नदी आ रही है और कहाँ पर वो अपनी सहायक नदी से क्या कर रही है? संगम कर रही है। उसके बाद मैप में यहाँ पे आपको प्रमुख ताल और प्रमुख जलप्रपात भी दिखाए जाएंगे। तो एक बार इस मैप को बिल्कुल यहाँ पे क्लीन कर देते हैं और यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर हम रिवर सिस्टम की बात करें तो देखो यहाँ पे छोटी छोटी कई नदियां हैं नैनीताल में। कौन कौन सी नदियां हैं? तो पूरी मैंने यहाँ पे मैप के माध्यम से दिखा रखी है। इधर से देखो, ये ढेला नामक स्थान से ढेला नदी निकलती है नैनीताल से, और ये यहाँ से देखो ये उधम सिंह नगर में प्रवेश कर रही है। नीचे ये किस प्रकार से प्रवेश करेगी आपको उधम सिंह नगर के मैप से समझाया जाएगा। तो एक तो ढेला नदी है, उसके बाद कोसी नदी। तो कोसी नदी कहाँ से आती है? वो बागेश्वर के कोसानी से होते हुए फिर अल्मोड़ा होते हुए, और इस प्रकार से ये नैनीताल में प्रवेश करती है कोसी नदी। फिर ये आगे बढ़ती है और उधम सिंह नगर में इंटर करती है, और उधम सिंह नगर में इसकी एक सहायक नदी है दाबका नदी। दाबका नदी का उद्गम नैनीताल से ही होता है, और दाबका नदी उधम सिंह नगर में कोसी नदी से संगम करती है और फिर इस प्रकार
आगे बढ़ती है और राज्य के बाहर प्रवेश करती है। उसके बाद अगर हम इसकी सहायक कोसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह है रामगंगा की सहायक नदी। पश्चिमी रामगंगा से ये उत्तर प्रदेश में मिल जाती है कोसी नदी। उसके बाद दाबका नदी मैंने आपको बता दिया है, नैनीताल के गर्म पानी नामक स्थान से निकलती है और कोसी नदी में उधम सिंह नगर में मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे ये बौर नदी है, कालाढंगी रेंज से निकल रही है, ये भी नैनीताल से निकलती है। बागरा नदी ये भी उद्गम इसका नैनीताल जनपद से होता है और राज्य से बाहर ये खानपुर नामक स्थान से निकलती है, उधम सिंह नगर के खानपुर से। तो ये मैं आपको नीचे उधम सिंह नगर में भी बताऊंगा। तो बागरा नदी भी नैनीताल से निकलती है। बौर नदी मैंने आपको बता दिया है, कालाढंगी रेंज से। और उसके बाद यहाँ पे गोला नदी, ये महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, गोला नदी। तो गोला नदी इसका उद्गम नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से होता है और नैनीताल से होते हुए ये उधम सिंह नगर में प्रवेश करती है। नैनीताल और उधम सिंह नगर में लगभग 102 किलोमीटर ये नदी बहती है और उधम सिंह नगर के किच्छा नामक स्थान से ये राज्य से बाहर निकल जाएगी गोला नदी। तो गोला नदी का उद्गम नैनीताल से होता है और ये उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपद में बहती है लगभग 102 किलोमीटर। एक यहाँ पे नंधौर नदी भी है, तो ये यहाँ पे इस प्रकार से नैनीताल में बह रही है। तो ये कुछ प्रमुख छोटी छोटी नदियां थी जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है और ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें गोला नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है और नंधौर नदी और बाकरा नदी। कोसी नदी तो खैर वो तो मैंने आपको अल्मोड़ा में भी और बागेश्वर में भी इसके बारे में चर्चा की थी। अब यहाँ पे ताल देख लेते हैं, क्योंकि ताल है यहाँ पे नैनीताल जनपद में, क्योंकि इसको सरोवर नगरी और झील नगरी इसीलिए कहा जाता है। तो ये नैनी झील है यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ का नाम क्या पड़ा, नैनीताल पड़ा। टिफिन टॉप ये नैनीताल में है, जबकि टैगोर टॉप कहाँ है, तो वो रामगढ़ में है। ये मैंने आपको बता दिया था। यानी दो टॉप है यहाँ पे, एक है टैगोर टॉप जो कि रामगढ़ में स्थित है, टैगोर टॉप नामक पर्यटक स्थल, जबकि टिफिन टॉप कहाँ है, तो यह है आपका नैनीताल में। इसको और जूम अगर मैं करूं तो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। ठीक है, यह है टिफिन टॉप। उसके बाद 7 ताल यहाँ पे है। बाराती रव जलप्रपात ये भी आपका नैनीताल में है। ये खुरपा ताल है यहाँ पे, और ये है वुडलैंड जलप्रपात भी कहाँ है, तो नैनीताल में है, यहाँ पर ही स्थित है। उसके बाद यहाँ पे ये पाषाण देवी मंदिर, ये मैंने आपको बता दिया है। ये शीतला माता मंदिर है यहाँ पे नैनीताल में। यहाँ पे ये भीमताल है, तो भीमताल भी कहाँ है, तो ये भी नैनीताल में है। नौकुचिया ताल, इनके बारे में अभी हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो नौकुचिया ताल भी नैनीताल में है। भालूगढ़ जलप्रपात कहाँ है, तो ये भी आपका नैनीताल में है। तो सभी जलप्रपात जो मैप के माध्यम से बताए जा सकते थे, उनकी स्थिति, उनकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है मैप के माध्यम से। नैनी झील, खुरपा ताल, 7 ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, ये कुछ महत्वपूर्ण ताल थे। और अगर जलप्रपात की बात करें तो भालूगढ़ जलप्रपात, वुडलैंड जलप्रपात और बाराती रव जलप्रपात, ये वाला। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण जलप्रपात आपको यहाँ पे नोट करने हैं। तो अब हम लौटते हैं अपनी पीडीएफ की ओर और पीडीएफ के माध्यम से एक बार समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नोट्स आप अगर बनाओगे तो आप पीडीएफ के माध्यम से ही बनाने का प्रयास करोगे। तो नदी तंत्र देखो, ढेला नदी है, उसके बाद एक कोसी नदी जिसका उद्गम बागेश्वर के कोसानी से होता है और बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर से होकर लगभग 168 किलोमीटर बहने के पश्चात ये पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद दाबका नदी है, इसका उद्गम नैनीताल जिले के गर्म पानी नामक स्थान से होता है और ये राज्य से बाहर निकलती है बाजपुर उधम सिंह नगर से। बागरा नदी ये भी नैनीताल से इसका उद्गम है और राज्य से बाहर ये उधम सिंह नगर के खानपुर से उत्तर प्रदेश में चली जाती है। उसके बाद बौर नदी है, नैनीताल के कालाढूंगी रेंज से ये निकलती है। और गोला नदी जो कि नैनीताल के पहाड़ पानी क्षेत्र से निकलती है और नैनीताल और उधम सिंह नगर में लगभग 102 किलोमीटर बहने के पश्चात ये किच्छा के पास राज्य से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार रिवर सिस्टम था नैनीताल जनपद का। अब यहाँ पे प्रमुख झील और ताल की बात कर लेते हैं। कौन कौन से प्रमुख झील और ताल हैं नैनीताल में।
सबसे पहले बात करते हैं नैनीताल, जिसको नैनी झील के नाम से भी जाना जाता है। तो नैनी झील या नैनीताल जिसे कहा जाता है, इसकी लंबाई है 1430 मीटर और चौड़ाई है 465 मीटर, जिसकी गहराई है 16 से लगभग 26 मीटर इसकी क्या है, गहराई है। नैनी झील या नैनीताल को दोस्तों स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है। और ये जो नैनीताल है या नैनी झील है, ये 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। 7 पहाड़ियां है इसके चारों ओर। 7 पहाड़ियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी वो 7 पहाड़ियां हैं जिनसे ये नैनी झील या नैनीताल घिरी हुई है। तो एक एक करके मैं आपको यहां पे बताऊंगा। एक है चीना पीक। चीना पीक, इसको नैना पीक के नाम से भी जाना जाता है। तो नैना पीक या चीना पीक ये कहाँ है, तो ये पहाड़ी नैनीताल में है। उसके बाद है देवपात। देवपात पहाड़ी। तीसरे यहां पे आलमसारिया कांठा। आलमसारिया कांठा। चौथी पहाड़ी है दोस्तों हाड़ी वादी। हाड़ी वादी पहाड़ी। और 5वीं जो पहाड़ी है वो है शेर का डांडा। तो देखो शेर का डांडा पहाड़ी कहाँ है, तो नैनीताल में है। छठा है आयरपात और 7वां है स्नोव्यू। आयरपात और 7वां है स्नोव्यू। तो ये 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है नैनी झील। इसमें शेर का डांडा और जो ये चीना पीक जिसे नैना पीक के नाम से जाना जाता है, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि शेर का डांडा पहाड़ी और चीना पीक या नैना पीक कहाँ स्थित है, तो नैनीताल में है। नैनीताल झील के मध्य एक टापू या चट्टान भी है और इसके उत्तरी भाग को कहा जाता है मल्ली तल्ला और दक्षिणी भाग को तल्ली तल्ला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नैनी झील थी दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है और इसी कारण उस क्षेत्र का नाम नैनीताल पड़ा। दूसरा जो ताल है नैनीताल में वो है भीमताल। भीमताल की लंबाई है 1674 मीटर और इसकी चौड़ाई है 447 मीटर और इसकी गहराई है लगभग 26 मीटर। तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील अगर कोई है तो वो है भीमताल। भीमताल क्या है दोस्तों, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है और इस भीमताल के निकट भीमेश्वर महादेव मंदिर भी है नैनीताल में। नेक्स्ट यहाँ पे नौकुचिया ताल, इसकी लंबाई है 950 मीटर लेकिन इसकी जो चौड़ाई है 680 मीटर है और इसकी गहराई है 40 मीटर। तो 40 मीटर गहरी है नौकुचिया ताल, इसलिए दोस्तों इसको कुमाऊं की सबसे गहरी झील या कुमाऊं का सबसे गहरा ताल भी कहा जाता है। सबसे गहरी झील कौन सी है कुमाऊं की, तो वो है नौकुचिया ताल, 40 मीटर गहरा। और इस झील के 9 कोने भी हैं, तो इसलिए इसको नौकुचिया ताल के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस झील के 9 कोने होने के कारण इसको नौकुचिया ताल कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ताल। तो जो ये 7 ताल है दोस्तों, ये 7 तालों का समूह है। 7 तालों का समूह होने के कारण इस ताल को क्या कहा जाता है, 7 ताल कहा जाता है। इसमें वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि कई ताल सूख चुके हैं। इन 7 तालों में कौन कौन से ताल हैं, तो नल दमयंती ताल। और कई बार क्या होता है कि ये अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं कि नल दमयंती ताल कहाँ है, क्योंकि नल दमयंती ताल वो 7 ताल में ही आ जाता है, तो इसलिए आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। नल दमयंती ताल भी नैनीताल में है। उसके बाद है गरुड़ ताल। तीसरा यहां पे हो जाएगा पूर्ण ताल। चौथा यहां पे हो जाएगा दोस्तों सूखा ताल, सूखा ताल। और 5वां हो जाएगा लक्ष्मण ताल। छठा है यहां पे राम ताल और सीता ताल, राम सीता ताल। तो ये 7 ताल हैं जो कि जिसे कंप्लीट रूप से क्या कहा जाता है, 7 ताल। तो 7 ताल कहां है, तो ये नैनीताल में स्थित है। 7 तालों का समूह। जो ये नल दमयंती ताल है, इस ताल के 5 कोने हैं नल दमयंती ताल के। और पौराणिक कथा के अनुसार राजा नल और उनकी पत्नी ने यहाँ पे वास किया था
और इस नल दमयंती ताल में दोस्तों मछलियां पकड़ना क्या है, अवैध, यानी मछलियां यहाँ पे नहीं पकड़ने दिया जाता है नल दमयंती ताल में। गरुड़ ताल 7 तालों में से एक, और यहाँ पे ऐसा मान रहा था कि पांडवों ने यहाँ पे वनवास के दौरान यहाँ पे वास किया था और द्रौपदी ने यहाँ पे अपनी रसोई भी बनाई थी और उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया सिलबट्टा इस गरुड़ ताल के समीप अभी भी देखने को मिलता है। उसके बाद राम सीता और लक्ष्मण ताल, ये 3 ताल 7 तालों में से एक है। सूखा ताल और पूर्ण ताल भी इन 7 तालों में एक है। तो ये 7 तालों का समूह मैंने आपको बता दिया है। और नेक्स्ट यहाँ पे खुरपा ताल, ये नैनीताल में काला ढूंगी राजमार्ग पर स्थित है और इस झील का जो आकार है वो है जानवर के खुर के समान, तो इसलिए इसको खुरपा ताल भी कहा जाता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण ताल थे नैनीताल में, सरोवर नगरी में, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। बाकी दोस्तों इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं इस जनपद के कंप्लीट नोट्स, इस जनपद से संबंधित मैप भी दिया गया है और एमसीक्यू भी दिए गए हैं। अब बात करते हैं नैनीताल में जो जलप्रपात है कौन कौन से हैं। तो मैंने मैप के माध्यम से भी आपको बता दिया है और यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से भी बताने वाला हूं। तो कारबेट जलप्रपात, वुडलैंड जलप्रपात, भालूगढ़ जलप्रपात, बाराती रो जलप्रपात, पदमपुरी जलप्रपात और ढोकानी जलप्रपात, ये 6 महत्वपूर्ण जलप्रपात है दोस्तों नैनीताल में। एक बार पुनः रिपीट में कर रहा हूं यहाँ पे, कारबेट जलप्रपात, वुडलैंड जलप्रपात, भालूगढ़, बाराती रो, पदमपुरी और ढोकानी जलप्रपात। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। इसमें सबसे पहले आता है कारबेट राष्ट्रीय उद्यान। कारबेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में की गई थी और ये कहाँ स्थित है, तो पौड़ी और नैनीताल में। इसका क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। अब देखो जब इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, तो इसको उस समय इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, हेली राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसका नाम पड़ा रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा ये कारबेट राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर गुजरती है, पश्चिमी रामगंगा, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा स्वतंत्रता के बाद, रामगंगा नेशनल पार्क। लेकिन फिर दोस्तों 1957 में इसका नाम क्या पड़ा, पुनः परिवर्तित करके बदलकर इसका नाम रखा गया कारबेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि वर्तमान में इसका नाम है। तो ये नाम इसको दिया गया 1957 में। प्रारंभ में इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम किया गया और उसके बाद कारबेट राष्ट्रीय उद्यान। जो कारबेट राष्ट्रीय उद्यान है भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और इस पार्क का प्रवेश द्वार कहाँ है, तो नैनीताल जनपद के ढिकाला में, जो कि रामनगर में स्थित है। इसमें अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस पार्क से हुई सर्वप्रथम, तो इसी कारबेट राष्ट्रीय उद्यान से 1 अप्रैल 1973 को। कई बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कारबेट राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी, यानी इसी पार्क से हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ संरक्षित जो प्रोग्राम शुरू किया गया बाघों के संरक्षण के लिए। प्रमुख जीव यहाँ पे बाघों के लिए काफी प्रसिद्ध है, हाथी, तेंदुआ, हिरन, सांभर, मगरमच्छ, ये यहाँ पे कुछ प्रमुख जीव पाए जाते हैं। दूसरा है नंधौर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना हुई थी 2012 में और ये नंधौर वन्यजीव विहार कहाँ है, नैनीताल और चंपावत में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 269.95 वर्ग किलोमीटर और इसमें बाघ, लंगूर, भालू ये कुछ वन्यजीव पाए जाते हैं। तो इसकी स्थापना आपको विशेष तौर पर नोट करनी है कि नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी, तो 2012 में। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं नैनीताल में स्थित प्रमुख संस्थानों के बारे में। अगर हम संस्थानों की बात करें तो वैसे अगर हम राज्य की बात करें तो उत्तराखंड में वैसे सर्वाधिक संस्थान देहरादून में स्थित है और उसके बाद अगर किसी जनपद का नाम आता है तो वो है नैनीताल का। नैनीताल में भी दोस्तों बहुत सारे संस्थान स्थित हैं जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे चला गया, तो यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले पहला जो संस्थान है वो है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? तो ये भी आपका नैनीताल में है। वैसे उत्तराखंड के प्रमुख संस्थानों पर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई गई है, तो अगर आप उत्तराखंड के सभी संस्थान देखना चाहते हैं कि वो कौन संस्थान कहाँ है और उनके बारे में सभी महत्वपूर्ण फैक्ट, मैंने उस पर दोस्तों अलग से वीडियो बनाई गई है। राज्य स्तरीय संस्थान और राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान कौन कौन से हैं उत्तराखंड में, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय संस्थान, सबसे ऊपर आ जाएगी जरधारी क्लासेस की वीडियो, तो उसमें डिटेल्स में बताया गया है। तो जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना 1893 में की गई थी और ये कहाँ है? आपका मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थित है। वैसे इसकी स्थापना दोस्तों 1889 में पुणे में की गई थी, लेकिन बाद में 1893 में इसको नैनीताल में स्थानांतरित किया गया था। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है आपका? तो ये है नैनीताल में। IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। पीडीएफ में वैसे इसके बारे में डिटेल्स में भी बता रखा है, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स में कोई प्रश्न नहीं बनेगा। सिर्फ प्रश्न यहां से यही बनेगा कि IVRI यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो नैनीताल में। और इसकी स्थापना कब की गई नैनीताल में? तो 1893 में। कई बार नैनीताल जनपद नहीं आएगा, कई बार क्या आ जाएगा? मुक्तेश्वर भी ऑप्शन में आ सकता है। दूसरा है केंद्रीय हिमालयी पर्यावरण संघ, सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और ये भी आपका नैनीताल में स्थित है। तीसरा है टरार अनुसंधान केंद्र, ये भी आपका नैनीताल में है। चौथा है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस एरीज। ठीक है, ये कहाँ है आपका? एरीज। तो ये भी आपका नैनीताल में है। इसकी स्थापना 1954 में वैसे वाराणसी में हुई थी, लेकिन 1955 में इसे नैनीताल के शेर का डांडा में स्थापित किया गया था। तो जो एरीज है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो शेर का डांडा पर ये स्थित है। लेकिन अब यहाँ पे एक और फैक्ट आपको बता दूं कि 1961 में 1961 में इस एरीज को नैनीताल के मनोरा पहाड़ी पर स्थानांतरित किया गया। मनोरा पहाड़ी। तो अब यहां से देखो दो प्रश्न तैयार हो गए। मनोरा पहाड़ी कहाँ है? तो नैनीताल में है। और जो ये एरीज है इसको 1961 में इस मनोरा पहाड़ी पर स्थानांतरित किया गया था। और इस यहाँ पे मनोरा पहाड़ी में दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन, जिसका नाम भी एरीज है, यानी इसी संस्थान के नाम से उस दूरबीन का नाम रखा गया है। तो एरीज दूरबीन, एरीज दूरबीन ये क्या है? एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है एरीज। इसका उद्घाटन 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स माइकल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 2016 में। एरीज दूरबीन जो कि नैनीताल में स्थित है, इस मनोरा पहाड़ी पर ये लगाई गई है। तो ये एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है। और एरीज इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसी संस्थान के सहयोग से और यहीं पर इसको लगाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकीय अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहाँ है? तो ये है नैनीताल के भीमताल में स्थित है। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी, ये भी आपकी नैनीताल में है। उसके बाद है राज्य कैंसर संस्थान, ये हल्द्वानी में है। मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र, ये है नैनीताल के भवाली में। और गेठिया टीबी सैनिटोरियम, ये भी आपका भवाली नैनीताल में स्थित है। और उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, उत्तराखंड जुडिशियल एंड लीगल एकेडमी, ये भी कहाँ है? तो ये भी आपकी भवाली में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अन्य संस्थान भी है। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे संस्थान थे नैनीताल में। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का मुख्यालय भी कहाँ है? नैनीताल में है, नैनीताल के रामनगर में। जो उत्तराखंड बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड का मुख्यालय नैनीताल के रामनगर में है, जिसका गठन 22 सितंबर 2001 को किया गया था। उसके बाद उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय, इसका मुख्यालय भी नैनीताल के हल्द्वानी में है, जिसकी स्थापना जुलाई 2001 में की गई थी।
उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और ये स्थित है आपका हल्द्वानी में। और उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये अल्मोड़ा में इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम, ये भी आपका हल्द्वानी में है, इसकी स्थापना 18 दिसंबर 2016 में की गई थी। उद्घाटन हरीश रावत द्वारा और इसकी क्षमता है लगभग 25,000 दर्शकों की। तो ये हल्द्वानी में कौन सी नदी के तट पर स्थित है, गोला नदी के तट पर, क्योंकि हल्द्वानी स्वयं गोला नदी के तट पर बसा हुआ है। तो प्रश्न बन सकता है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम कौन सी नदी के तट पर है, तो गोला नदी, गोला नदी के तट पर। तो जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान थे नैनीताल में वो मैंने आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता दिए हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है समसामयिक घटनाएं। इसमें जो ये जिला सीरीज मैंने लाई है, जो नए सिरे से मैंने जिला सीरीज आपके बीच लाई है, इसमें दोस्तों मैंने समसामयिक घटनाएं भी शामिल की है प्रत्येक जनपद की। तो देखो, देश का पहला मॉस गार्डन ये कहाँ विकसित किया गया, नैनीताल जनपद में ये विकसित किया गया था देश का पहला मॉस गार्डन। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 20 नवंबर 2020 को राजेंद्र सिंह, जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उनके द्वारा नैनीताल में देश का पहला मॉस गार्डन स्थापित किया गया। और इसमें मॉस यानी जो ब्रायोफाइट्स हैं, जो मॉस होते हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं, तो ब्रायोफाइट्स की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। 20 नवंबर 2020 को स्थापना हुई थी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये कहाँ स्थापित किया गया, तो हल्द्वानी में। कब किया गया ये स्थापित, तो 5 जून 2020 को, 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा हल्द्वानी में उत्तराखंड के सबसे बड़े जैव विविधता उद्यान का शुभारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है कि विभिन्न जीवों का यहाँ पे संरक्षण करना, ताकि जैव विविधता को बनाए रखा जा सके। क्योंकि जैव विविधता बनाना, बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता यानी जीवों में जो विभिन्नता है, बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीव यहाँ पे पृथ्वी में पाए जाते हैं। और ये विविधता दोस्तों हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए या जो हमारी पोषण चक्र है, इसको बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसी उद्देश्य से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क स्थापित किया गया है हल्द्वानी में। नेक्स्ट है, नैनीताल जनपद में राज्य का पहला इको ब्रिज निर्मित किया गया। इको ब्रिज यहाँ पे क्या है कि वहां पे जो ये इको ब्रिज दोस्तों, ये सरीसृप जो जंतु हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा हेतु, ताकि वो, क्योंकि कई बार क्या, जैसे ये रोड है और ये इको ब्रिज इस प्रकार से लगाया गया है, यानी यहाँ पर कोई सरीसृप है और यहाँ पे कोई सरीसृप है, तो अगर इन्हें क्रॉस करनी है रोड, तो अगर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ तो गाड़ियां आती जाती रहती हैं, तो उनके लिए खतरा है। तो इसके लिए दोस्तों इको ब्रिज, ये ऊपर से यहाँ पे इस प्रकार से इस ब्रिज को बनाया गया है, ताकि वो क्या कर सके, यहाँ से यहाँ तक जा सके। तो सरीसृप जंतुओं की सुरक्षा हेतु नैनीताल जनपद में राज्य का पहला इको ब्रिज का निर्माण किया गया। इसकी लंबाई है 90 फीट, ऊंचाई इसकी 40 फीट है और चौड़ाई लगभग 5 फीट है इसकी। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में लगाई गई भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन, तरल दर्पण दूरबीन यानी ILMT, इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इसकी फुल फॉर्म आपको नोट करनी है, इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। भारत की जो पहली तरल दर्पण दूरबीन, इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये कहाँ लगाई गई है, तो नैनीताल जनपद में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, नरेंद्र मेहरा का नाम मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ दर्ज। कौन है नरेंद्र मेहरा, तो नरेंद्र मेहरा जो कि नैनीताल जनपद के निवासी हैं, एक किसान है नरेंद्र मेहरा, और इन्होंने दोस्तों एक पौधे से लगभग 25 किलो हल्दी उत्पादित की, 25 केजी हल्दी उत्पादित केवल एक हल्दी के पौधे से, और इसलिए इनका नाम मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेहरा को नेशनल रिकॉर्ड 2022 प्रदान किया गया, और राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक यह रिकॉर्ड किसी के नाम नहीं था दोस्तों,
जो जुड़ चुका है नरेंद्र मेहरा के नाम। नैनीताल जनपद के किसान हैं नरेंद्र मेहरा। मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में या मैजिक बुक में इनका नाम शामिल किया गया और इनको मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 प्रदान किया गया। क्यों किया गया? तो एक ही पौधे से 25 केजी हल्दी उत्पादित करने के लिए। तो नरेंद्र मेहरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के संबंध में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन किया गया और ये उद्घाटन किया गया 26 सितंबर 2021 को। वैसे ये सारे फैक्ट दोस्तों मैंने जो हमारी सीरीज चलती है करंट अफेयर्स की सीरीज, वीकली सीरीज चलती है और प्रत्येक वीक आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर्स वहां पे बताए जाते हैं। तो 26 सितंबर 2021 को उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन नैनीताल में किया गया, हल्द्वानी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं थी नैनीताल जनपद से संबंधित। अब आगे बढ़ते हैं और प्रशासनिक ढांचे के बारे में बात करते हैं। विधानसभा सीटों की बात करें तो भीमताल, हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर, लालकुआं और नैनीताल 6 विधानसभा सीटें हैं नैनीताल में, जिसमें जो नैनीताल विधानसभा सीट है ये SC हेतु आरक्षित है। तहसीलों की बात करें तो नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी, बेतालघाट, ओखलाकांडा, लालकुआं, कुसिया कटोली और धारी, ये तहसीलें हैं नैनीताल में। विकासखंड कौन कौन से हैं? तो ओखलाकांडा, रामनगर, हल्द्वानी, कोटाबाग, रामगढ़, भीमताल और बेतालघाट और धारी। जनसंख्या की बात करें तो 9,54,605 यहाँ पे जनसंख्या है, जबकि जनघनत्व है 225। लिंगानुपात है नैनीताल का 934। साक्षरता दर है 83.88%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 90.07% और महिला साक्षरता दर है 77.29%। वैसे ये जनसंख्या वाला जो टॉपिक है ये मैंने अलग से आपको डिटेल्स में कवर करा रखा है, तो उसको आप जरूर देखें, वहां से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कंप्लीट दोस्तों मैंने आपको बता दिया है प्रशासनिक ढांचा उत्तराखंड का और नैनीताल का। ठीक है, उत्तराखंड का नहीं, नैनीताल के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कंप्लीट नोट्स मैंने आपको बता दिए यहाँ पे नैनीताल के, और नैनीताल के ये नोट्स अगर आपको चाहिए डिटेल्स में तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पे आपको नैनीताल जनपद का मैप भी मिल जाएगा पूरे HD में और साथ साथ MCQ भी मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल हो रही होगी और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।